चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आ जाइए। अब सबसे पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां से आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है। कृषि किस सूची का विषय है? राज्य। भारतीय कृषि को मौसम के आधार पर कितने वर्गों में? रबी फसल किसे कहते हैं? जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए, मार्च अप्रैल में काट ली जाए। इसके प्रमुख उदाहरण गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई। कटाई सितंबर। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते? जायद फसल कब उगाई जाती है? रबी और खरीफ के बीच में। रबी और खरीफ के। इसके प्रमुख उदाहरण खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर कब बना? 1966-67 के बाद। 1966-67 के बाद। गेहूं एवं चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विलियम गॉट ने। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम एस स्वामी। कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसका गठन कब हुआ है? 1960 में। हरित क्रांति आने से किन किन फसलों की पैदावार बढ़ी? गेहूं और चावल। किन फसलों के उत्पादन में कमी आई? मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा। हरित क्रांति के आने से किस फसल में सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिली? कौन? गेहूं ना जी। हरित क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी। HYVP का पूर्ण नाम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग क्लियर। ये क्या था? पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसका यो ने पता है। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन करवा दिए। ठीक है। अब आ जाइए आगे। आप लोग बोलते काहे नहीं हो? खैनी खाते हैं क्या? मुंह में खैनी रहता है? तब फिर बोलिए महाराज। ठीक है। बोलते हैं? हाँ बोलिए। सब लोग नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं, अधिकतर लोग नहीं है बोलते। देखिए, बोलने से क्या होता है जानते हैं? बोलने से जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या है? कान है, नाक है, मुंह है, ये सब है ना जी। ये सब आपका एक्टिव होता है। आपका ब्रेन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और फिर चीजों को गेन करता है। देखिए, आप बोल करके पढ़िए और आप ऐसे पढ़िए। जल्दी बोल करके पढ़ने वाला गेन करता है, समझे? तो इसलिए बोल करके याद करना चाहिए। बोल करके याद करना कोई गलत बात ना है। आप अफसर थोड़े बन गए हैं जी। जिस रोज अफसर बन जाइएगा उस रोज ऐसे करके अपना देखते रहिएगा, नहीं बोलिएगा। लेकिन जब तक नहीं बने हैं तब तक बोल करके पढ़िए, याद होगा। हम अपने जीवन में हमेशा बोले करके पढ़े हैं, इसलिए हमको हर चीज याद हो जाता है। तो इसलिए बोल करके याद करवाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग तो हैं, क्या है वो आप ही जानते हैं। कितनों हम समझाएंगे तो आप समझिएगा थोड़े। आपको तो लगेगा एनर्जी आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब समझिए। चलिए हीरो, अब बैठ जाइए। हाँ, अब समझिए। कहाँ थे आप इतना देर से? हाँ, पानी आपको ला करके दिया। अच्छा, दोस्त तो वैसा होना चाहिए। बताइए। चलिए अब आइए, समझिए। देखिए,
समझिएगा, जैसे हरित क्रांति ने जो है आपको, भारत को चावल और गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। अब गेहूं और चावल के बाद मानव के खाने योग्य पदार्थों में, ऐसे तो मानव सब चीज खाता है, लेकिन गेहूं और चावल के बाद अगर मानव के खाने योग्य पदार्थों में महत्व किसी चीज का है तो वो दूध का महत्व है। दूध का महत्व, दूध का बड़ी महत्व है जीवन में, मानव जीवन में। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो हमको लगता है साल 2 साल तक तो 2-3 साल तक तो दूध ही पीता है, 2-3 साल तक तो दूध पर ही जीवित रहता है वो। शुरुआती 6 माह माँ का दूध, और उसके बाद जो है फिर गाय का दूध हो गया, हाँ जो भी है, ठीक है। तो दूध का जो है हमारे जीवन में, और ये सब जो कोई कहता है कि भैंस का दूध खाने से दिमाग मोटा हो जाता है, ये सब कोई बात, ये सब जो है ना, इससे फालतू बात है बट ये सब आप लोग का भ्रम है, ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। दूध खाइए, किसी भी जीव का दूध खाइए, बकरी का दूध खाइए, बकरी के दूध में बहुत पावर होता है। महात्मा गांधी बकरी का दूध खाते थे, स्वामी विवेकानंद बकरी का दूध खाते थे। हम सही बता रहे हैं आपको, आप इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। है तरीका, आप लोग तो एक्स्ट्रा बात बता नहीं देते, आप लोग हल्ला करने लगते हैं। सुनिए ना, अरे हम सही बता रहे हैं आपको। स्वामी विवेकानंद बकरी का दूध पीते थे, महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे, समझे। अरे जब आपको एक कोई अथी होता है, एक बुखार लगता है, डेंगू, हाँ डेंगू होता है तो बकरी का दूध सेवन करने के लिए बोला जाता है, समझे। है सुनिए ना भा मार, छोड़िए आप लोग नहीं समझिएगा, सीधा आइए पढ़े। हेडिंग मारिए श्वेत क्रांति। आप लोग हल्ला करने लगते, दिक्कत यही ना है। श्वेत क्रांति, हेडिंग मारिए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर 1964 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक रहे हैं। 1964 से लेकर 1966 ईस्वी तक लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। इस क्रम में लाल बहादुर शास्त्री 1965 में गुजरात दौरा पर गए हुए थे। 1965 में गुजरात दौरा पर गए हुए थे, गुजरात राज्य के दौरा पर गए हुए थे। तो गुजरात राज्य के दौरा पर जब लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे तो उस दौरान गुजरात के पशुपालक लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात किया और पशुपालकों ने अपनी समस्या सुनाई कि उनका मुख्य पेशा पशुपालन है, लेकिन दूध बेचने से बहुत ज्यादा मुनाफा होता नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री को जब यह जानकारी दी गई तो लाल बहादुर शास्त्री अपने सलाहकारों के साथ बैठक किया और यह निर्धारित किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि भारत के जो पशुपालक है, भारत के पशुपालकों के आय में वृद्धि हो सके, भारत के पशुपालकों के आय में वृद्धि हो सके। जैसे
केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्धारित किया था कि 2022 तक हम लोग किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा हो नहीं पाया। विशेष तौर पर जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था तो उस समय ही यह निर्धारित किया गया कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों का आय 2022 तक दोगुना हो नहीं पाया। 2023 चल रहा है। तो खैर ये मोदी जी की बात है, हवाई बात है, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जो सोचते थे वो करते थे, वो सब सच में राजनेता थे, वो सब सच में जननेता थे। किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए जितना काम लाल बहादुर शास्त्री ने किया है उतना कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। उनका जो कालखंड था, लाल बहादुर शास्त्री का जो कालखंड था, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बेहतरीन काल माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के प्रयास से ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में हो पाई। भले ही जब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय जीवित नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 ईस्वी में ही हो गया। 1966 ईस्वी में ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। लेकिन 1966 के बाद 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड आया। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड आया। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति आई। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति आई। श्वेत क्रांति कहिए या ऑपरेशन फ्लड कहिए, दोनों एक ही बात है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दोनों एक बात है। 1970 में आई और इस क्रांति को लाने में जिस व्यक्ति का योगदान रहा है उनका नाम है आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयास से ही भारत में श्वेत क्रांति आई है, जिस वजह से वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इस क्रांति के आने से भारत दूध उत्पादन में काफी तीव्र गति से आगे बढ़ा और आज के डेट में अगर बात दूध उत्पादन की जाए तो संभवतः पूरे विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा जीव जंतु भारत में है, समझ गए। सबसे ज्यादा गाय बैल भैंस सब जो है, बकरी सब जो है भारत में है, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भी भारत में ही होता है। तो भारत वर्तमान में दूध उत्पादन में जो है आपको प्रथम स्थान पर है। जिस प्रकार श्वेत क्रांति के आने से दूध उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, उसी प्रकार से जो है आपको और भी कई सारी क्रांतियां आई है। जैसे कि आपको नीली क्रांति हो गया, नीली क्रांति के बाद भूरी क्रांति हो गया, लाल क्रांति हो गया, काली क्रांति हो गया, सेफ्रॉन क्रांति हो गया, रजत क्रांति हो गया, अमृत क्रांति हो गया। ये तमाम प्रकार की क्रांतियां हैं जिसके आने से जो है अलग अलग चीजों के उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिली। जैसे कि अगर बात हम लोग नीली क्रांति की करें तो जो नीली क्रांति के आने से जिस वस्तु के उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिली है वह वस्तु है आपको मछली या मत्स्य। और जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति की अगर बात की जाए तो नीली क्रांति का जनक माना जाता है हीरालाल चौधरी बंगाल का रहने वाला था। माछ भात, हीरालाल चौधरी बंगाल का रहने वाला था। इन्हीं को नीली क्रांति का जो है जनक माना जाता है, नीली क्रांति का जनक माना जाता है। और देखिए एक बात और आप समझिएगा, देखिए ये जो शुरुआती 3 क्रांति है काफी महत्वपूर्ण क्रांति है। और इस शुरुआती 3 क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो जो अपना देश भारत है, भारत का जो उत्तरी भाग है, ये हरित क्रांति से काफी ज्यादा लाभान्वित हुआ है।
भारत का जो पश्चिमी भाग है ये श्वेत क्रांति से काफी ज्यादा लाभान्वित हुआ है, श्वेत क्रांति से काफी ज्यादा लाभान्वित हुआ है। और भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत की अगर हम लोग बात करें तो समुद्र के साथ सीमा बनाता है। आप दक्षिणी भारत के पूर्वी भाग में देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी भाग में अरब सागर है, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। तो इस क्षेत्र के लोग जो है मत्स्य पालन काफी बृहद स्तर पर किया करते हैं। तो नीली क्रांति के आने से जो है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुआ और मत्स्य उत्पादन से सबसे ज्यादा लाभान्वित भारत का जो भाग हुआ है वो भाग है आपको दक्षिणी भारत, वो भाग है आपको दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत के अंतर्गत दक्षिणी भारत के अंतर्गत नीली क्रांति आने से सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर स्पेसिफिक किसी राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो नीली क्रांति आने से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य अगर कोई है तो वह है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। और श्वेत क्रांति के आने से सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई राज्य हुआ है तो वह है आपको गुजरात। और हरित क्रांति आने से सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई राज्य हुआ है तो वह हुआ है पंजाब। कौन हुआ है? पंजाब, पंजाब हुआ है। अब देखिएगा यहां पर आंध्र प्रदेश में एक जिला है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब किस परीक्षा में पूछा है नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस जिला को झींगा मछली का राजधानी कहा जाता है? झींगा मछली का राजधानी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में एक जिला है नेल्लौर। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को झींगा मछली का राजधानी नगर कहा जाता है। और झींगा मछली का राजधानी नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है काफी बृहद स्तर पर झींगा मछली का उत्पादन करता है। झींगा मछली एक प्रकार का मछली होता है जिसका उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला बृहद स्तर पर करता है। इसके बाद ओडिशा के चिल्का झील की अगर आप बात करेंगे तो जो ओडिशा का चिल्का झील है वह भी जो है आपको झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीचे से लिखिए श्वेत क्रांति, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 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 1970 ईस्वी में भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति के आने से इस क्रांति के आने से भारत में दूध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इस क्रांति से पश्चिमी भारत सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। इस क्रांति से पश्चिमी भारत सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ।
पश्चिमी भारत सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। पश्चिमी भारत सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। पश्चिमी भारत सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। फुल स्टॉप। बात अगर राज्य के संदर्भ में की जाए, बात अगर राज्य के संदर्भ में की जाए, बात अगर राज्य के संदर्भ में की जाए तो गुजरात राज्य सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। तो गुजरात राज्य सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। तो गुजरात राज्य सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। गुजरात राज्य सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। नीचे से नोट देकर लिखिएगा, एनओटी नोट देकर लिखिएगा। भारत में भारत में भारत में भारत में श्वेत क्रांति का जनक भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा नीली क्रांति। इस क्रांति का जनक, इस क्रांति का जनक, इस क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी, इस क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी, इस क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। इस क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। फुल स्टॉप। इस क्रांति के आने से, इस क्रांति के आने से मत्स्य उत्पादन में, इस क्रांति के आने से मत्स्य उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि, इस क्रांति के आने से मत्स्य उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। इस क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र, इस क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र, इस क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र इस क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र, इस क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र, इस क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र, सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र दक्षिणी भारत बना। दक्षिणी भारत बना राज्य के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में सबसे ज्यादा लाभ, राज्य के संदर्भ में सबसे ज्यादा लाभ, राज्य के संदर्भ में सबसे ज्यादा लाभ, राज्य के संदर्भ में सबसे ज्यादा लाभ,
सबसे ज्यादा लाभ आंध्र प्रदेश को पहुंचा। राज्य के संदर्भ में सबसे ज्यादा लाभ आंध्र प्रदेश को पहुंचा। नीचे से लिखिएगा नोट दे करके, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को, नीचे से नोट दे करके लिखिएगा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को, नेल्लौर लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को, नेल्लौर जिला को, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को, नेल्लौर जिला को, नेल्लौर जिला को झींगा मछली का राजधानी नगर, झींगा मछली का राजधानी नगर, झींगा मछली का राजधानी नगर, झींगा मछली का राजधानी नगर कहा जाता है। इसको नोट देकर के लिखे हैं ना, नोट में इसको पहला पॉइंट बना लीजिए। एगो पॉइंट और लिखाते हैं, हरित क्रांति का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से है, श्वेत क्रांति का संबंध चौथी पंचवर्षीय योजना से है, और नीली क्रांति का संबंध छठी पंचवर्षीय योजना से है। छठी पंचवर्षीय योजना से है। छठी पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, छठी पंचवर्षीय योजना का कालखंड है 1985 से 90। आप लोग जानते होंगे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66, और फिर 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा, और फिर 69 से 74 चौथा, और 74 से 78 पांचवा, फिर 2 वर्ष तक जो है रोलिंग प्लान, समझ गए, 1978 से 80, और फिर 80 से 85 पांचवी, और 85 से 90 छठी, 85 से 90 छठी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपको नीली क्रांति लॉन्च किया गया था, नीली क्रांति लॉन्च किया गया था। तो नोट में इस पॉइंट को लिखा देते हैं कि हरित क्रांति का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना, श्वेत क्रांति का संबंध चौथी पंचवर्षीय योजना, और नीली क्रांति का संबंध छठी पंचवर्षीय योजना से है। पूछा जाता है कभी कताल ये प्रश्न भी, तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। नोट में जो इससे पहले लिखे हैं, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को झींगा मछली का राजधानी नगर कहा जाता है, उसको पहला पॉइंट बना लीजिए। अब नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, हरित क्रांति का संबंध, 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 संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से, कोमा, हरित क्रांति का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से, कोमा, हरित क्रांति का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से, कोमा, कोमा, श्वेत क्रांति का संबंध चौथी पंचवर्षीय योजना से, श्वेत क्रांति का संबंध चौथी पंचवर्षीय योजना से, श्वेत क्रांति का संबंध चौथी पंचवर्षीय योजना से, और नीली क्रांति का संबंध छठी पंचवर्षीय योजना से है, और नीली क्रांति का संबंध छठी पंचवर्षीय योजना से है, और नीली क्रांति का संबंध छठी पंचवर्षीय योजना से है, और नीली क्रांति का संबंध छठी पंचवर्षीय योजना से है। गुरुजी लोग, अब 2 कॉलम बनाना है, 10 लाइन का लगभग में, 10 लाइन, उससे ज्यादा 10-12 लाइन का 2 कॉलम बनाना है। और देखिए जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है।
लगभग 10 लाइन का 2 गो कॉलम बनाइए। एक में ऊपर में हेडिंग मारिए क्रांति और दूसरे में हेडिंग मारिए फसल। दूसरे में हेडिंग मारिए फसल। फसल। एक में हेडिंग मारिए क्रांति और दूसरे में हेडिंग मारिए फसल। फसल। एक में क्रांति हेडिंग मारना है और दूसरा में फसल। दूसरा में फसल। अब सुनते जाइए, समझते जाइए और लिखते जाइए। गोल क्रांति। गोल आलू उत्पादन। आलू उत्पादन। गोल क्रांति के आने से आलू उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिला है। तो लिखिए गोल क्रांति। गोल क्रांति। आलू उत्पादन। आलू उत्पादन। इसके बाद आगे सुनिएगा, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के आने से झींगा मछली के उत्पादन में और प्याज के उत्पादन में, प्याज के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है। तो अगला लिखिएगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा मछली। प्याज और झींगा मछली। प्याज और झींगा मछली। इसके बाद अब आगे सुनिएगा, आपको जो है मुक क्रांति। मुक, मुंह क मुक, मुक, मुक क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से है। मोटे अनाज। मोटे अनाज। मोटे अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। रागी यानी मड़वा। ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि जिस क्रांति के आने से हुआ है उस क्रांति का नाम है मुक क्रांति। क्या है? मुक क्रांति। तो अब नीचे से लिखिएगा मुक क्रांति। मुंह क मुक, मुक क्रांति। डैश देकर मोटे अनाज। मोटे अनाज। मुक क्रांति मोटे अनाज। अब आगे सुनिएगा, परामनी क्रांति। भिंडी उत्पादन। भिंडी उत्पादन में जो बेतहासा वृद्धि देखने को मिली है परामनी क्रांति के आने से। परामनी क्रांति। परामनी क्रांति। भिंडी उत्पादन। भिंडी उत्पादन। भिंडी उत्पादन। भिंडी उत्पादन। इसके बाद लाल क्रांति। अगर बात लाल क्रांति की करे तो मांस उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन। मांस और टमाटर। हाँ, टमाटर से भी है, टमाटर से भी है, समझ गए। लाल क्रांति। लाल क्रांति। मांस और टमाटर उत्पादन। मांस और टमाटर उत्पादन। मांस और टमाटर उत्पादन। मांस और टमाटर उत्पादन। इसके बाद आगे है काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति, ये बीपीएससी का पूछा हुआ है। हमको लगता है 60 से 62वीं या 63वीं में पूछा है। 60 से 62वीं में पूछा है, सॉरी 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा है। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? यहां से ये जो कॉलम लिखा रहे हैं ना, ये कॉलम से पूछा जाता है, आपसे हमेशा पूछा जाता है, समझ गए। जैसे दिवस, बार बार हम आपको कहते हैं दिवस। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये सब दिवस आपसे पूछा जाता है। दिवस जो है
एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से जो है आपको क्रांति वाला, कृषि में क्रांति वाला, ये ऐसा टॉपिक है, यहां से प्रश्न रहता ही रहता है। तो कृष्ण क्रांति या काली क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो इस क्रांति के आने से जिस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है वह वस्तु है आपको पेट्रोलियम पदार्थ, यानी जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इस सब के उत्पादन में जो है वृद्धि देखने को मिला है। पेट्रोलियम पदार्थ या बायोडीजल, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिए। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति के आने से जो है पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है। तो नीचे से लिख लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ या बायोडीजल। इसके बाद आगे रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। क्या? अंडा उत्पादन। अंडा संडे हो या मंडे रोज खाओ 2 अंडे, वही वाला अंडा उत्पादन। इसके बाद सेफ्रॉन क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो जो सेफ्रॉन क्रांति है केसर उत्पादन। केसर का उत्पादन मुख्य तौर पर कौन सा कहां होता है? जम्मू कश्मीर में। कहां होता है? जम्मू कश्मीर। तो आगे लिखिएगा सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन। आगे अमृत क्रांति। आगे अमृत क्रांति। इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। इसका संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए भारत की नदियों के विषय में आपने पढ़ा है। एक बात बताइए, भारत में जितनी भी नदियां हैं क्या सभी की सभी नदियां 12 मासी है? अर्थात क्या सभी की सभी नदियों में सालों भर पानी रहता है? नहीं रहता है। सभी नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है। तो नदियों में हमेशा पानी हो, इसको लेकर जो है एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है ताकि नदियों में जो है सालों भर पानी रहे। और नदियों में सालों भर पानी रहेगा तो इससे जो है किसानों को सिंचाई में सहूलियत होगा। समझ गए? तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो दो नदियों को आपस में जोड़ने को लेकर जो क्रांति आई है उसी को जो है अमृत क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत क्रांति। इसके बाद आगे है भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन। तो आगे लिखिएगा भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। आगे पीली क्रांति,
देखिए, अगर पीली क्रांति के हम लोग बात करें तो जो तिलहन पदार्थ है, तिलहन, जिससे यानी तेल सब निकाला जा सकता है, जैसे कि सरसों हो गया, समझ गए, सरसों हो गया, हाँ वही, राई हो गया, समझ गए। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन। कौन सी? तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति डैश दे करके लिखिए, तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन। ठीक है, तिलहन उत्पादन। कितना? 10 को 12 को हुआ? 11 को हुआ। अच्छा ठीक है। रजत रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। आगे लिखिएगा, रजत रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, जूट उत्पादन, जूट उत्पादन, जूट उत्पादन। आगे सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, फल उत्पादन, या बागवानी लिख लीजिए कॉस्ट में, बागवानी, बागवानी, बागवानी। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो है 2-3 लाइन जो है और छोड़ दीजिएगा, अगर बाद में भी हमको कोई याद आया कोई क्रांति, तो वो चीज हम जो है आपको यहां पर लिखा देंगे। ठीक है, बस क्रांति यहीं तक रहने दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है आपको अभी तक जितना हमने बताया है, आप एक बार इन चीजों को याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या? आइए एक बार बोर्ड पे याद करते हैं। आइए गुरुजी लोग, है आ गए बोर्ड पे। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब से हुई? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत 1900। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के आने से किस चीज के उत्पादन में वृद्धि? क्या क्या? दूध ना। श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का संबंध कौन से पंचवर्षीय योजना? कौन कौन? चौथी ना। श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा भाग सबसे ज्यादा लाभान्वित है? पश्चिमी भारत। भारत का कौन सा भाग बोले? पश्चिमी भारत, समझे, पश्चिमी भारत। श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा भाग सबसे ज्यादा लाभान्वित? पश्चिमी। राज्य के संदर्भ में देख, राज्य के संदर्भ में गुजरात ना। श्वेत क्रांति का जनक आए वर्गीज। नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति। नीली क्रांति का जनक हीरालाल। नीली क्रांति का जनक हीरालाल। अच्छा, नीली क्रांति से भारत का कौन भूभाग सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ? दक्षिणी। राज्य के संदर्भ आंध्र, राज्य के संदर्भ में आंध्र प्रदेश। इसके बाद भारत के किस जिला को झींगा मछली का राजधानी कहा जाता? किसको? भारत के किस जिला को झींगा मछली का राजधानी नगर? किसको? नेल्लौर ना जी। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है आगे बताइएगा आप हमको, नीली क्रांति कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया? कौन सा? कौन सा? नीली क्रांति कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया? छठी ना। क्लियर। गोल क्रांति, गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, मुख क्रांति,
मुक क्रांति, मुक क्रांति, प्रामाणिक क्रांति, प्रामाणिक क्रांति, प्रामाणिक क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति, कालिया कृष्ण क्रांति, कालिया कृष्ण क्रांति, कालिया कृष्ण क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा, सुनहरी, सुनहरी। अब 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, 2-3 लाइन याद आएगा और क्रांति तो लिखा देंगे, नहीं तो इतना सफिशियंट है। चलिए अब देखिए भारत, आप सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने भी ऐसा कहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गांव में बसने वाला देश है। और आप सब लोग भी ये बात जानते हैं, गांधी जी तो कहबे किए हैं, लेकिन आप भी इस बात से अवगत हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में सामान्य तौर पर जीविकोपार्जन वाली कृषि होती है। जीविकोपार्जन मतलब भारत के लोग जो है जीवन यापन करने को लेकर कृषि करते हैं। अधिकतर लोग, आप अपने सामाजिक स्तर पर देखिए, आपके समाज में जो लोग हैं उस आधार पर आप थोड़ा सा जो है अध्ययन कीजिए, तो आप यह पाएंगे कि जो है आपको भारत के अधिकतर लोग जो है जीविकोपार्जन कृषि करते हैं। लेकिन अगर कृषि की बात की जाए तो भारत में कई प्रकार से कृषि किए जाते हैं। गहन कृषि होता है, जीविकोपार्जन कृषि होता है, स्थानांतरित कृषि होता है, जैविक कृषि होता है। ये तमाम प्रकार के कृषि जो है भारत में होते हैं। तो भारत में कृषि करने की अनेक विधियां प्रचलित है, और भारत में कृषि करने की जो अनेक विधियां प्रचलित है उसमें एक स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि की अगर हम लोग बात करें तो जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि को भारत के अलग अलग भूभाग में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बिहार पुलिस, पीपीएससी जैसे परीक्षाओं का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को हिमालयी प्रदेश में क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा स्थानांतरित कृषि की करते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानांतरित कृषि है, इसलिए सबसे पहले चर्चा स्थानांतरित कृषि की। नीचे से आप नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, नीचे से लिखिए, आप थोड़ा सा 4-5 लाइन जगह छोड़ करके लिखिएगा, लिखिएगा। भारत में कई प्रकार की कृषि विधियां भारत में कई प्रकार की कृषि विधियां प्रचलित है। भारत में कई प्रकार की कृषि विधियां प्रचलित है जो निम्न है। भारत में कई प्रकार की कृषि विधियां प्रचलित है जो निम्न है। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए स्थानांतरित कृषि। 1 नंबर में हेडिंग मारिए स्थानांतरित कृषि। एक नंबर में हेडिंग मारिए स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि।
एगो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है? सबसे बड़का दिक्कत तो विद्यार्थी में यही है, विद्यार्थी रेगुलर क्लास नहीं करता है, एक दिक्कत ये है। दूसरा दिक्कत ये है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास नहीं करेगा, करेगा बीच में, फिर कुछ दिन छोड़ेगा, फिर करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर करेगा। तो ऐसे में होता क्या है जानते हैं? कुछ नहीं हो पाता है। आप बरदराज थे और आप बरदराज ही रह जाएंगे अगर ये लक्षण आप में है तो। क्लास कीजिए, कहीं भी क्लास कीजिए, ऐसा नहीं कि हम यहां के विषय में बोल रहे हैं, कहीं भी क्लास कीजिए, पूरा क्लास कीजिए, पहला दिन से लेकर लास्ट दिन तक क्लास कीजिए, तभी आपको फायदा बुझाएगा, नहीं तो फायदा नहीं बुझाएगा। या तो क्लास कीजिए तो एकदम शिद्दत के साथ तय कर लीजिए कि पूरे 1-1.5 साल तक जो है रेगुलर क्लास करना है, या नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। काहे के लिए टीचर को जाकर के पैसा देते हैं? पैसा काटता है तो आकर के दे दीजिए हमको, बाद में ले लीजिएगा जब जरूरत होगा तो। क्या जी? तो अब किससे क्वेश्चन पूछे यही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा, समझे? तो खैर छोड़िए, उठिए, उधर से उधर से, हाँ हाँ उठिए, खड़ा होइए। पहले ये हार गया बेचारा। बृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? शांत रहिए आप लोग, तो काहे बैठे हुए हैं? खड़ा होइए। बृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय और नहीं बताए हैं जी, क्या क्या कहा जाता? हिमाद्री, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है ना। तब बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम था? देख रहे हैं कुर्सी पटक देंगे मुंह पर, माथा ढह जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। देखिए जैसे अच्छा अब हल्ला बंद कीजिए। जैसे बृहद हिमालय को कई नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार से अगर स्थानांतरित कृषि की बात करें हम लोग, तो स्थानांतरित कृषि को भी कई नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, काटो जलाओ कृषि कहा जाता है, या कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। बिहार दरोगा काटो जलाओ संदर्भ में प्रश्न पूछा था, काटो जलाओ कृषि पद्धति क्या है? काटो जलाओ कृषि पद्धति क्या है? बिहार दरोगा ये प्रश्न जो है आपको पूछा था। आप क्वेश्चन बैंक जाकर के देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा स्थानांतरित कृषि। तो पहली बात तो यह है कि जो स्थानांतरित कृषि है इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि के बाद इसे कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, या फिर इसे काटो जलाओ कृषि पद्धति कहा जाता है। काटो जलाओ, काटो और जलाओ, काटो और जलाओ कृषि पद्धति कहा जाता है। ये तमाम नामों से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। अब आप यहां पर समझिएगा, देखिए, एक तो जो स्थानांतरित कृषि है ये मुख्य तौर पर पठारी इलाका में होता है, जंगली इलाका में होता है। पहाड़ी, पठारी और जंगली इलाका, पहाड़ी, पठारी और जंगली इलाका में मुख्य तौर पर यह कृषि होता है। और अगर बात पहाड़ी, पठारी और जंगली इलाका की जाए
तो पहाड़ी पठारी और जंगली इलाका में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जनजाति रहता है। और आदिवासी या जनजाति ही भारत का मूल निवासी है। आदिवासी या जनजाति करता यह है, मान लिया जाए पहाड़ी इलाका है, वहां पर जंगल है, पठारी इलाका है, जंगल है या जंगल है, तो आदिवासी समुदाय के लोग करते यह हैं कि जंगल को काटते हैं, जंगल को काट करके उसको जला देते हैं। वहीं पर जंगल काट के उसको जला दिए। जलाने के बाद उसी भूमि पर फसल लगाते हैं या फसल उगाते हैं। उस भूमि पर फसल उगाए, पहला साल उगाए, दूसरा साल उगाए, तीसरा साल उगाए, 3-4 बरस तक जब एक ही भूमि पर फसल उगाया जाता है तो उस भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है, उस भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है। क्यों भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है? तो भूमि की उर्वरा शक्ति इसलिए मर जाती है क्योंकि जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वो जो कृषि करते हैं, तो कृषि करने के क्रम में रासायनिक खाद का प्रयोग वे लोग नहीं करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग खेत में नहीं करते हैं। और एक तो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरा उन लोगों का फसल चक्र सही नहीं होता है। फसल चक्र सही नहीं होता मतलब, जैसे देखिए आपके पिताजी अगर किसान होंगे तो आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि आपके पिताजी जिस खेत में गेहूं या चावल उगाते हैं, गेहूं और चावल एक ही खेत में अगर उगाते हैं तो गेहूं और चावल उगाने के बीच में आपके पिताजी उसमें एक दलहनी फसल का उत्पादन जरूर कर लेते होंगे। होता यह है कि अगर कोई खेत है उसमें गेहूं उगाए, फिर उसमें दलहनी फसल उगा दिए, तो होता यह है कि इससे उर्वरा दलहनी फसल के उगाने से उसकी उर्वरा शक्ति फिर से वापस आ जाती है, फिर तब चावल उगाया जाता है तो नहीं ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए गेहूं उगाए फिर सीधा जाकर के धान उगा दिए, तो हो सकता है धान उगे लेकिन कम उत्पादन होगा। तो बेहतर फसल चक्र यह कहता है कि 2 खाद्यान्न फसल के उत्पादन के बीच में एक दलहनी फसल का उत्पादन होना चाहिए। सामान्य तौर पर आप अपने पिताजी को देखेंगे कि ऐसा आपके पिताजी करते होंगे, निश्चित तौर पर करते होंगे। इस चीज को आपने कभी फील किया है? फील किया है मतलब आप कभी इस बात से अवगत हुए हैं? अवगत हुए हैं? अरे किसान का बाल बच्चा होंगे तो अवगत होंगे। अब अमेरिका के टेक्सास प्रांत के होंगे तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, समझ गए। तो आदिवासियों का जो फसल चक्र होता है वो ठीक नहीं होता है। एक ये कारण हो गया, दूसरा रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करता है। इन सभी कारणों से भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है। अब जब भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है तो फिर आदिवासी क्या करते हैं, वहां छोड़ देते हैं खेती करना, फिर दूसरा जंगल काटते हैं, उसको जलाते हैं, फिर वहां कृषि करते हैं। 2-3 बरस किया, फिर वहां की उर्वरा शक्ति मर गई, तीसरा जंगल काटा, चौथा जंगल काटा, 5वां जंगल काटा। इस प्रकार से जो है आदिवासी अलग अलग जंगल काट काट कर जगह बदल बदल कर कृषि करता है। तो आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा जो जंगल काट कर जलाकर कृषि किया गया, जब तक वहां की उर्वरा शक्ति बनी हुई है किया, फिर दूसरा जंगल काटा, फिर तीसरा जंगल काटा, फिर चौथा जंगल काटा, इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं।
अगर स्थानांतरित कृषि की कहे तो इसी को कर्तन दहन या काटो जलाओ कृषि कहते हैं, क्योंकि जंगल काट कर उसको जलाकर वहां पर कृषि किया जाता है, यही कारण है। अब अगर स्थानांतरित कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि को भारत के अलग अलग भूभाग में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में अर्थात इस क्षेत्र में झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि को हिमालयी क्षेत्र में खील कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्र में खील, हां खील कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में कुमारी या ओनम कहा जाता है, कुमारी या ओनम कहा जाता है, कुमारी या ओनम कहा जाता है। फिर स्थानांतरित कृषि को झारखंड में कुरुबा कहा जाता है, कुरुबा कहा जाता है। फिर स्थानांतरित कृषि को जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थानांतरित कृषि को दीपा कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश में इसे वेबर कहा जाता है, वेबर, मध्य प्रदेश में इसे वेबर कहा जाता है। फिर राजस्थान में इसे जो है वालतरे कहा जाता है, राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, वालतरे, वालतरे कहा जाता है, राजस्थान में इसे वालतरे कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बात अगर स्थानांतरित कृषि की करे तो स्थानांतरित कृषि को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। लिखिए स्थानांतरित कृषि, देह और तानने लगे हैं, हो थक गए। इससे पहले भी क्लास किए थे 5 से 7 भी, कि पहला क्लास कर रहे हैं, पहला क्लास कर रहे हैं, 5 से 7 वाला भी बैच करते हैं, नहीं समझ रहे हैं। हम उर्दू बोल रहे हैं, ये लड़की नहीं समझ रही है। 5 से 7 वाला भी बैच किए थे, हाँ या ना? ओ ठीक है, लिखिए लिखिए स्थानांतरित कृषि। यह भारत की प्राचीनतम यह भारत की प्राचीनतम कृषि पद्धतियों में से एक है। यह भारत की प्राचीनतम कृषि पद्धतियों में से एक है। यह कृषि मुख्यतः पहाड़ी पठारी भागों में यह कृषि मुख्यतः पहाड़ी पठारी भागों में आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम
इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आदिवासी समुदाय के लोग जंगल काटते हैं, जंगल काटते हैं और उसे जला देते हैं, और उसे जला देते हैं। तत्पश्चात उस भूभाग पर कृषि करते हैं। कुछ दिन तक कृषि करने के बाद कुछ दिन तक कृषि करने के बाद जब वहां की भूमि कुछ दिन तक कृषि करने के बाद जब वहां की भूमि अनुर्वर हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है, तो फिर जगह बदलकर दूसरे जंगल को काटकर जलाकर वहां कृषि की जाती है। यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। यही कारण है कि इसे कर्तन दहन अथवा काटो जलाओ कृषि पद्धति, यही कारण है कि इसे कर्तन दहन अथवा काटो जलाओ कृषि, यही कारण है कि इसे कर्तन दहन अथवा काटो जलाओ कृषि कहा जाता है। काटो जलाओ कृषि कहा जाता है। इस कृषि को भारत के अलग अलग भूभागों में इस कृषि को भारत के अलग अलग भूभागों में इस कृषि को भारत के अलग अलग भूभागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि को भारत के अलग अलग भूभागों में
अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि को भारत के अलग अलग भूभागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब गुरुजी लोग 10 लाइन का 2 कॉलम बनाएंगे। दस लाइन का 2 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखिएगा क्षेत्र और दूसरे में लिखिएगा नाम। नाम नाम ठीक है। अब क्षेत्र में लिखिए उत्तरी पूर्वी भारत। क्षेत्र में लिखिए उत्तरी पूर्वी भारत, डैश देकर झूम कृषि, डैश देकर झूम कृषि। उत्तरी पूर्वी भारत डैश देकर झूम कृषि, झूम कृषि। फिर क्षेत्र में लिखिए हिमालयी, हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र। डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए खील, खील, खील। डैश देकर लिखिए खील, खील। आगे 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 क्षेत्र में लिखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। कुमारी या ओनम, कुमारी या ओनम, कुमारी या ओनम, कुमारी या ओनम, कुमारी या ओनम। आगे ओडिशा, 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 ओडिशा। पामाडीबा, ओडिशा में पामाडीबा कहा जाता है, पामाडीबा, पामाडीबा। ओडिशा पामाडीबा, पामाडीबा। आंध्र प्रदेश पोंडू या पेड्डा, 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 आंध्र प्रदेश पोंडू या पेड्डा। आगे लिखना होगा, लिख तो दिए। आगे झारखंड, झारखंड कुरुबा, झारखंड कुरुबा, झारखंड कुरुबा, झारखंड कुरुबा, कुरुबा, कुरुबा। मेघालय, मेघालय बोगमा, मेघालय बोगमा, मेघालय बोगमा, मेघालय बोगमा, बोगमा। आगे राजस्थान, राजस्थान वालतरे, राजस्थान वालतरे। बोर्ड पे लिखा हुआ है देखिए, राजस्थान ऊपर में लिखा हुआ है, राजस्थान वालतरे, राजस्थान वालतरे, राजस्थान वालतरे। मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू, पामलू। यहां लिखे पामलू, पामलू, पामलू। लू में पाम शब्द जोड़ दिए, पा मो पाम, पापा वाला पा, पा मो लू, पामलू। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला दीपा कहा जाता है। दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा। आगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डैश देकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां पर जो है इसको वेबर, देप्पा या दाहिया, वेबर, वेबर, देप्पा या दाहिया, 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 वेबर, देप्पा या दाहिया। अच्छा ठीक है, यहां लिख देते हैं। वह महाराज तो एकदम वेबर, देप्पा या दाहिया। वेबर, देप्पा या दाहिया। समझे? चलिए, अब ये जो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको 1 मिनट में आप लोग पढ़िए, तो 3 बार पढ़िए उसको याद करने के उद्देश्य से, फिर हम याद करवाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, सुनिए ना 1 मिनट। क्रांति वाला में हेडिंग लिख लीजिए VVI, और इसमें भी लिखिए VVI। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। क्रांति वाला में भी VVI मारिए और इसमें भी आप VVI मारिए, ठीक है? क्रांति याद करवा दिए थे ना, बोलिए। हाँ, तो अब इसमें VVI मारिए और 3 बार आप अपने से पढ़िए, और फिर हम याद करवाएंगे। 3 बार पढ़िए आप अपने से। आप अपना कॉपी पढ़िए ना, बकलोल भी उसका कॉपी पढ़ रहे हैं। कहाँ घर है जी? यही लड़की कहाँ घर है? नालंदा बगले में तो है जी, बगले में नहीं नालंदा जी। 2-3 घंटा का रास्ता है क्या? 1-1.5 घंटा बस। नीतीश कुमार नालंदे का न है जी? बताइए, आपके जिला का मुख्यमंत्री, आप इतना बकलोल हैं। पढ़िए। पढ़ लिए 3 बार। आइए याद करते एक बार मेरे साथ, आइएगा, आ जाइए। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट,
एक बार फिर से बताइए तो। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में क्या आए? हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में खील, और पश्चिमी घाट में कुमारिया। अच्छा, आगे बताइएगा। मेघालय में इसे क्या कहा जाता है? मेघालय बोगमा, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर पामलू, मणिपुर, 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 मेघालय, मेघालय, झारखंड, 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 ओडिशा, 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 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वेबर देप्पाया दाही, वेबर देप्पाया, राजस्थान, 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 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पोंडू, आंध्र प्रदेश पोंडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप, आए दीपा, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, क्लियर है? इतना याद हुआ? इससे आगे अगले क्लास। धन्यवाद।